होता है और एक कॉलेज टाइम होता है, और इनमें भी स्कूल टाइम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है। देखिए 3-4 साल का बच्चा, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का जब भी स्कूल में एडमिशन लेता है तो लाइफ में पहली बार अपने घर के अलावा अपने घर के बाहर की संसार देखता है, अपने घर से घर परिवार के जो लोग होते हैं उनके अलावा नए लोगों से मिलता है। स्कूल में ही बच्चा अपने खुद को पहचानता है, अपने व्यक्तित्व को पहचानता है, वो क्या है, क्या बनना चाहता है, इन सब को पहचानता है। स्कूल लाइफ ही होती है जब हम पहली बार फ्रेंड्स बनाते हैं, और फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, देखिए मित्रता होती है तो बहुत ही निर्मल, बहुत पावन और एक अत्यंत पवित्र संबंध होता है मित्रता। क्योंकि देखिए जो लोग कहते हैं कि माता का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, सबसे सर्वोच्च स्थान होता है माता का और बच्चे का रिश्ता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता सबसे अच्छा होता है। देखिए ये लोग हमें भगवान ने दिए हैं, ये हमने चुने नहीं हैं। एक माता को हम चुन नहीं सकते, एक माता अपने बच्चे को चुन नहीं सकती, एक पिता को हम चुन नहीं सकते, अपने जो भाई बहन हैं उनको हम चूज़ नहीं करते, सिलेक्ट नहीं करते, वो भगवान ने दिए हैं। लेकिन जो फ्रेंड होता है, हम स्कूल में जो फ्रेंड बनाते हैं वो हम चूज़ करते हैं। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात देखिए कॉलेज लाइफ में या उसके बाद स्कूल टाइम के बाद कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, उनमें फ्रेंड्स तो तब भी बनते हैं, लेकिन तब के फ्रेंड्स और स्कूल फ्रेंड्स में क्या अंतर है। स्कूल फ्रेंड्स बनते हैं बिना किसी मतलब के, बिना किसी भेदभाव के, बिना इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, कि कोई अमीर परिवार से आया है, कोई गरीब परिवार से आया है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी भी जाति के हो सकते हैं सामने वाला इंसान, किसी भी धर्म का हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, वो गोरा हो सकता है, काला हो सकता है। लेकिन जब हम बचपन में मित्र बनाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, तो हम इन चीज़ों को नहीं देखते। इसलिए कहा जाता है कि जो स्कूल के बनाए हुए फ्रेंड्स होते हैं वो लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड होते हैं। और एक और बात, हमारे देश में जो मिसाल दी जाती है, फ्रेंडशिप की मिसाल दी जाती है, किसकी मिसाल दी जाती है? श्री कृष्ण और सुदामा। कब दोस्ती हुई इनकी? गुरुकुल में हुई इनकी दोस्ती, उनके विद्यार्थी जीवन में उनकी दोस्ती हुई। तो ये जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ आए हैं, ये समझिए, कोशिश करिए ये आप लाइफ टाइम आपके साथ रहें। दूसरी चीज़, स्कूल में ही देखिए आप
सपने देखते हैं, आप अपने लाइफ में आपको क्या करना है इस बारे में सोचते हैं। तो देखिए ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लोज हो रहा है आपकी लाइफ का। दोनों ही 10th के लड़कों के लिए और 12th की लड़कियों के लिए कहना चाहता हूँ मैं कि एक चैप्टर क्लोज हो रहा है तो दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। आप अब टीनेज में आ रहे हैं, एडोलेसेंस में आ रहे हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है आपकी लाइफ का। देखिए आप बचपन छोड़ रहे हैं और अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं। आप ज़िंदगी के दोराहे पर खड़े हैं, ना आप अभी इधर हैं ना आप उधर हैं। तो ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? एक तो अपनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टाइम। कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है? आपकी एकेडमिक लाइफ देखिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखिए, उसमें अभी जो 3-4 साल हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप आगे 30 साल, आगे 40 साल आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे। ये अभी के 3-4 साल ही डिसाइड करेंगे। आप कौन सी स्ट्रीम लेंगे, आप डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल ले रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप कुछ और बनना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं। आप जो भी रास्ता अपनाएंगे उसकी शुरुआत इसी दोराहे से होगी, इसी पॉइंट से होगी, आज के पॉइंट से। दूसरी ये तो होगी प्रोफेशनल लाइफ और एकेडमिक लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टर्निंग पॉइंट है ये। अब ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे है? देखिए, दिस इज़ द एज व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ मैन ही विल बी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यही वो एज है जहाँ आप ज़िंदगी पर क्या बनेंगे, क्या करेंगे, किस तरह के इंसान बनेंगे। आप एक बहुत ही अच्छे विचारों वाले, अच्छे संस्कारों वाले इंसान बनेंगे, या आप बनना है, बिगड़ना है, जो भी है इसी एज में होना है। देखिए आपको बताएं, ये जो यूथ है, टीनेज है, इस समय बॉडी हार्मोन से भरी हुई है। इस समय लगता है कि हम सुनना नहीं चाहते। देखिए हमें पता है आप दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहते, आप अपनी बातें सुनाना चाहते हैं। आप दूसरों को देखना नहीं चाहते, आप खुद को संसार को दिखाना चाहते हैं कि मैं संसार को दिखाऊंगा कि मैं क्या करूँगा ये। लेकिन इस एज से हम भी गुजर चुके हैं। तो कहते हैं ना कि देखिए हिमालय में जाते हैं, अगर किसी पहाड़ में जाएं तो अकेले ना जाएं, किसी ऐसे इंसान को, शर्पा को ले लें। कोई ऐसा इंसान होता है जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको बता सकता है कि किस जगह पाँव रखना है, कौन सी जगह स्थिर है, कहाँ ज़मीन खिसक सकती है। तो इसलिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट है लाइफ का, इसको अकेले पार ना करें। आपके जो टीचर्स हैं, आपके घर में पेरेंट्स हैं जो आपकी लाइफ से इस पॉइंट से गुजर चुके हैं, उनका मार्गदर्शन लें, उनकी सहायता लें। क्योंकि देखिए इस समय यू आर फुल ऑफ लाइफ, यू आर फुल ऑफ होप, यू आर फुल ऑफ ड्रीम्स अभी। लेकिन ये इसी समय बिगड़ते क्यों हैं? अब देखिए आप जो भी देखिए असामाजिक तत्व हैं संसार में, ये सोशल एलिमेंट्स हैं जो नशा सिखाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं। ये 40 साल के इंसान को नहीं सिखाते, ये 5 साल के बच्चे को नहीं सिखाते, ये आपकी एज ग्रुप वाले लोगों को सिखाते हैं। तो यही एज ग्रुप है जिसमें हम बिगड़ते हैं या बनते हैं। अब देखिए ये तो बात हो गई आपके कितना क्रिटिकल पॉइंट है लाइफ का, उसके बारे में। अब एग्ज़ाम आने वाला है, तो टेंशन तो होगी। क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो देखिए इसकी कोई टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा। आप तो बस अपना काम करिए, आप अपनी पढ़ाई करिए। इसका आप सभी ने सुना भी होगा, गीता का जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू ते संगोत्सवे कर्मणि। तो क्या मतलब, अगर आप ये सोचते रहेंगे, चिंता में रहेंगे कि हम कैसे करें, क्या करें, आप टेंशन लेंगे तो आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। आप तो पढ़ाई करते हैं तो बस अपनी पढ़ाई करिए। आप एग्ज़ाम में भी जाएंगे तो एग्ज़ाम की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप तो बस इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा, मैं एग्ज़ाम अपनी फुल एनर्जी से, फुल कंसंट्रेशन से, अपनी पूरी दम लगा के अटेंड करूँगा कि नहीं करूँगा, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा जाएगा। आपको बेस्ट, आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो जाएगा। अब आगे आप जाएंगे, देखिए दूसरे स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो हो सकता है आपको ये लगे कि सामने वाला इंसान पे इतना देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को ना लगे, कुछ लोगों को लगे सामने वाला इंसान इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, या इतने बड़ी जगह से आए, इतने अच्छे स्कूल से आए, या किसी में आए, अच्छा स्कूल अपना भी हो सकता है उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको ऐसा लगे कि अगर ये उसी कंपटीशन में फाइट कर रहा है जिस कंपटीशन में हम फाइट कर रहे हैं, तो हम सिलेक्ट कैसे होंगे।
ये भी दिमाग में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, क्योंकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो हिंदुस्तान में विरासत में एक तरह से मिला हुआ है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो हमारे डीएनए में भरा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको इसके पीछे एक कथा सुनाना चाहता हूँ। एक तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात हो गई, और दूसरी बात हो गई हमारा जो अभी कैरेक्टर मैंने बात करी कि टर्निंग पॉइंट है, इसी पॉइंट में हम अपना कैरेक्टर बनाएंगे कि हम लाइफ में कैसा बनेंगे। वी विल बिकम अ पर्सन वी विल बी फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। तो देखिए, इसके पीछे कथा है कि जब रावण और राम जी का युद्ध चल रहा था, तो विभीषण ने देखा कि रावण तो दुनिया के सबसे महंगे महंगे रथों पर, सबसे महंगे महंगे घोड़े, दुनिया का सबसे अच्छा सारथी रावण के रथ पर, और श्री राम जी के पास चप्पल भी नहीं। राम जी के पास चप्पल भी नहीं और रावण के पास इतने बड़े बड़े रथ, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं। तो अधिक प्रीति मन भा संदेहा, ज़्यादा प्रेम होने की वजह से ये मन में डाउट आ गया कि राम जी जीतेंगे कैसे। अब देखिए, आप इस आज से कंपेयर करने तो ये सोचिए कि राम जी के पास चप्पल भी नहीं, हथियार नहीं, और रावण के पास फाइटर प्लेन है, तेजस मान लीजिए, सुखोई कुछ भी मान लीजिए, उसमें मिसाइलें लगी हुई हैं, दुनिया के सबसे अच्छे पायलट रावण का वो प्लेन चला रहे हैं। तो इसके पीछे राम जी ने एक बात कही विभीषण से। राम जी ने कहा, सौरज धीरज इति रथ चाका, कि मेरे पास रथ है, तुम्हें भी अभी दिखाई देगा कि मेरे पास क्या रथ है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य ये दो मेरे रथ के पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य जो मेरे अंदर की ट्रुथफुलनेस है, सत्यशीलता, और मेरा दृढ़ संकल्प, मेरी विल पावर, मेरे जो रथ है उसकी ध्वजा पताका है, मेरा रथ का झंडा है। बल विवेक दम परहित घोड़े, बल आप जानते ही हैं, बल मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी बॉडी की फिटनेस। विवेक दम, अब दम क्या है, पंजे में किसी को हरा दिया वो दम नहीं है कि किसी को पंजे में हरा दिया। दम मतलब अपनी इंद्रियों में काबू। अब पढ़ रहे हैं थोड़ी देर, अरे यार बाद में पढ़ लेंगे, मोबाइल चला लेते हैं थोड़ी देर। ये अगर जिसमें दम होगा, जिसमें अपनी इंद्रियों पर काबू होगा, वो मोबाइल नहीं चलाएगा। अब फिटनेस की बात आती है तो ऐसा लगता है यार ठीक है, कल से हेल्दी खा लेंगे, आज थोड़े चॉकलेट खा लेते हैं, आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं, कल से हेल्दी खा लेंगे। अभी आती है क्या कहते हैं, सुबह क्लास है, सुबह 8 बजे क्लास है, 7 बजे क्लास है, अरे यार बस आज क्लास नहीं करनी, आज थोड़ा सो लेते हैं, कल से पक्का क्लास जाएंगे। कल से तो इतनी रेगुलर क्लास करेंगे कि टीचर भी दंग रह जाएंगे, ये क्या हो गया इसको, बस आज सो जाएंगे। तो बल विवेक दम परहित घोड़े, बल विवेक दम और परहित ये मेरे घोड़े हैं। परहित मतलब दूसरों का अच्छा करना, बिना किसी अपेक्षा के कि वो वापस में पलट के मेरा अच्छा करेगा। और दया कृपा समता रज जोड़े, दया कृपा और समता, दूसरों को इक्वली ट्रीट करना, भेदभाव ना करना, इन रस्सियों से मैंने अपने रथ को जोड़ रखा है, घोड़ों को रथ से बांध रखा है। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाखा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, और दया कृपा समता रज जोड़े। श्री राम ने कहा कि जब तक मैं इस रथ पे हूँ, मुझे नहीं हरा सकता दुनिया में कोई भी। और क्या हुआ, रावण हारा। और देखा जाए तो श्री राम के पास क्या था, श्री राम के पास पैसा नहीं था, है ना। रावण दुनिया का सबसे अमीर इंसान, सोने की लंका थी। श्री राम कौन थे, वनवासी। श्री राम के पास ज्ञान नहीं, रावण के ज्ञान था, लेकिन रावण के बराबर ज्ञान नहीं था। रावण पंडित का बच्चा, महापंडित था, ब्राह्मण था, और दुनिया में सबसे ज्ञानी इंसान था। अगर देखा जाए तो भक्ति में भी रावण ज़्यादा महान भक्त था शिव जी का। श्री राम जी भी भक्त थे, लेकिन रावण ज़्यादा बड़ा भक्त था। तो श्री राम के पास ऐसा क्या था कि रावण को हरा दिया, ना पैसा, ना पावर, ना ज्ञान, ना भक्ति। श्री राम के पास था चरित्र और सत्य। रावण का चरित्र ही बिगड़ गया था, इस वजह से वो हारा। इसलिए कहते हैं कि चरित्र यही वो एज है जहाँ जब पाँव फिसलता है तो अपन को अपना कैरेक्टर बिल्कुल बना के चलना है। अपन को गंदी आदतों में, सिगरेट, शराब वगैरह इन सब से बिल्कुल दूर रहना है। अपन को अच्छी आदतों को अपनाना है। चॉइसेस देखिए डेली आएगी आपके सामने, चॉइस डेली आएगी। चॉइस दिन में 3-3, 4-4 बार, दिन में 10 बार आएगी। यार थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, यार दोस्त कह रहा है, दोस्ती की कसम दे रहा है, 10 साल की दोस्ती है, दोस्ती बिगड़ जाएगी, चलो एक थोड़ा सा सिगरेट पी लेते हैं, खुश हो जाएगा दोस्त। तो यही चॉइसेस आती हैं। चॉइसेस बिकम एक्शंस, एक्शंस बिकम हैबिट, हैबिट बिकम आवर वे ऑफ लाइफ। चॉइस अपना एक्शन बनता है, एक्शन अपनी आदतें बनती हैं, और आदतें अपनी ज़िंदगी बनती है। तो इन चीज़ों को संभालना है, इन चीज़ों से बिल्कुल बच के चलना है।
तो मैं अंत में यही कहूँगा कि देखिए, आपको पता ही होगा कि श्री राम की एंड में विजय हुई, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। और इसी तरह आप भी अपना अच्छी आदतों को अपनाएं और एग्ज़ाम की बिल्कुल टेंशन ना लें। आप तो अपनी बिल्कुल पढ़ाई करें, आप अपना 100% दें, बाकी जो होगा भगवान देखेंगे। मैं भी जब प्रिपरेशन करता था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था या IIT की प्रिपरेशन करता था, तो रिजल्ट आने से पहले मैं भी नर्वस हो जाता था कि यार अब क्या हो। एग्ज़ाम देने के टाइम पे नर्वस, और एग्ज़ाम देने के टाइम पे इतना नर्वस कि हाथ कांपने लगे कि क्या होगा। फिर मैंने बस एक मंत्र को, जो मंत्र आपको बताया था कि मुझे ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, मुझे ये नहीं सोचना है कि पीछे क्या हुआ था, मुझे ये सोचना है कि मुझे आज का बस 100% देना है। रिज़ल्ट क्या होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बस एग्ज़ाम दें, पढ़ाई करें, कुछ भी करें, तो अपने रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा सोचें मत। आप बस अपना कर्म करें और बाकी भगवान पर छोड़ दें। जो भी होगा अच्छा होगा। और सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए एग्ज़ाम में नहीं हुआ, तो ये सोच लीजिए भगवान ने शायद आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा होगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भगवान ने, देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए, जब अब्दुल कलाम एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, आपको पता होगा। तो जब एग्ज़ाम एक बार क्या हुआ, आर्मी की जगह निकली तो वो घर का सोना गिरवी रख के आर्मी की वो भर्ती के लिए गए और उन्होंने सोचा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हालत होगी, गांव में कैसे जाएं। घर पे माँ के जो क्या कहते हैं पुश्तैनी सोना था वो उधार पे चढ़ के वो पैसे लेके गए थे, गिरवी करके उधार लेके पैसे लेके गए थे। वो सुसाइड करने लगे। तो उनको अब्दुल कलाम जी को एक साधु महाराज मिले। उन्होंने कहा कि बस अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भगवान ने तुम्हारे लिए इससे एक बहुत अच्छी चीज़ सोच रखी है। और क्या हुआ, बाद में उनके सामने कौन आर्मी वाले टिक गए, राष्ट्रपति बने। तो ऐसे ही आप अपना कर्म करिए। अगर भगवान ने चाहा तो सिलेक्शन होगा आपका, जो भी होगा। अगर नहीं हो पाया किसी वजह से तो भगवान ने कुछ और अच्छा सोच रखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है, जो होगा भगवान भरोसे नहीं चलना है। अपन को अपना कर्म पूरा करना है, अपन को पढ़ाई पूरी करनी है। बाद में पलट के ये ना हो कि हमने अपना 100% नहीं दिया था। 100, चाहे सिलेक्शन कहीं हो चाहे ना हो, लेकिन अपने आप पे तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ मैंने अपना 100% दिया था, सिलेक्शन नहीं हो और बात है। तो फिर आपको बाद में पश्चाताप नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा। इसलिए आप पढ़ाई में जो भी आपको काम दिया गया उसमें अपना 100% दें और विजय आपकी होगी। थैंक यू। मैं भी कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी इसके ऊपर। किस्मत कभी भी बदल सकती है। Now I would like to call girls of 8, 9 and 10 to set forth the overview. फेसबुक आपका स्वागत करता है। मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथियों से मिलना चाहोगे तो देखो। मैं हूँ व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। बच्चा हो या बूढ़ा या जवान, दीवाने हैं मेरे। मुझको ट्विटर कहते हैं। ट्विटर 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 ट्विटर। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, पत्रकार, कोई मेरी बिना नहीं रह सकता, कोई मेरी जगह नहीं ले सकता। हा 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 हाँ 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 हाँ, मैं हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स, पूरी दुनिया मेरी दीवानी है। बच्चा हो या बूढ़ा आदमी, सब मेरे दीवाने हैं। हाँ 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 हाँ, आज की जनरेशन मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं सबका फेवरेट टाइम पास हूँ, सब मेरे गुलाम हैं। हाँ 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 हा हा हा, मैं हूँ स्नैपचैट। हा हा हा, मैंने दुनिया के सारे बच्चों को पागल कर दिया। सारे बच्चे मुझे स्नैपी कहते हैं। हा हा हा, सारे बच्चे मेरा यूज़ करते हैं, अपने फ्रेंड को स्नैपी सेंड करते हैं। हा हा हा।
जरूर नहीं जब ये तुम्हारी दुनिया हमारे सामने नाचेगी। हा 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 हा। क्या बात है बेटा, तुम पूरे दिन फोन में लगी रहती हो, दिन भर चैटिंग चैटिंग बस चैटिंग। इस लड़की का तो दिमाग खराब करके रखा है सोशल मीडिया ने। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मम्मी, आपके जाने एक कमरे में बैठे बैठे हम पूरी दुनिया से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये मोबाइल नहीं, दुनिया की खिड़की है, खिड़की। क्यों हाथ धोकर मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? नया जमाना है, नए जमाने की लड़की है, वो हमारी बच्ची है, वो कुछ गलत नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, आप दोनों से तो कोई भी नहीं भगवान भी नहीं जीत सकता। थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। ओह माय गॉड, मेरी ऑनलाइन फ्रेंड मेरा वेट कर रही होंगी। ओह माय गॉड, मेरी आईडी किसी ने हैक कर ली, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुकी हो। हा 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 हा। भगवान का नाम मत लो, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ भगवान नहीं होता। हा 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 हा। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो, तुम मेरा शिकार हो। हा हा हा। मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, चूहा था। नहीं कॉकरोच था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो अब सो जाओ। अभी तुम शांत रहो, उससे बोलेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे परेशान मत करो, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट। मुझे मिस्टेक से प्यार है, इंतजार रहता है कोई मिस्टेक करे, और जब कोई मिस्टेक करता है तो मैं उसे माफ़ नहीं करता, और वो मेरे जाल में फंस गया होता है, और धीरे 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 मेरी गिरफ्त में चला जाता है, और फिर उसकी ज़िंदगी फिनिश। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरे पापा को तुम जानती नहीं हो, वो तुम्हें जेल भिजवा देंगे, सड़ोगे तुम जेल में। जेल, और मैं बेवकूफ लड़की, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो हो रहा है तुम खुद उसकी जिम्मेदार हो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? डॉक्टर को फोन लगाइए जल्दी। हाँ हाँ, हेलो डॉक्टर, जल्दी आ जाइए, पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 फेसबुक फ्रेंड है तो क्या हुआ? तुम्हारा एक भी फ्रेंड तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। I am the God। डॉक्टर आइए। क्या हुआ है? पता नहीं, अचानक फोन चला चलाते बेहोश हो गई है। अभी मैं देख के बताता हूँ। अभी तुम आराम करो। क्या हुआ डॉक्टर ऐसे? देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से इसकी कंडीशन हो गई है, इसलिए आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और समझाइए कि ऑफलाइन फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू सो मच। तो देखा आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा। हमें किसी भी सोशल मीडिया के ऐप का इस्तेमाल सीमित समय के लिए करना चाहिए, नहीं तो ये ऐप आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि किसी भी सोशल मीडिया के
का इस्तेमाल कम से कम समय के लिए करें। थैंक यू। एक एक करके पर्ची दो इधर, मैं रीड करके बताऊंगी फिर वो करना। कोई तो कच्चा बाबड़ पक्का बाबड़, कच्चा बाबड़ पक्का बाबड़, कच्चा बाबड़ पक्का बाबड़, कच्चा बाबड़ पक्का बाबड़, कच्चा बाबड़। क्लैप। 5 6 7 8 9 10। आगे कुत्ती। हथौड़। अब वो तो पत्थर मारने में पता चलेगा, अगर वो भागा तो कुत्ता और भागी तो कुत्ती। पता है अप्रोक्स 35 to 40 मे बी। नो नो एक्ट ऑफ योर फेवरेट हीरो एंड हीरोइन। बोलना नहीं है उसका आता है। नो एक्ट करना है। नहीं आता। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। आँखों से है वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते वो हवा हो गए। ओ साक्षी, तुम रोज लेट आती हो, पता नहीं क्यों। तुम हमेशा लेट ही आती हो, कुछ भी करती हो तुम लेट ही करती हो, पता नहीं क्यों करती हो। वैसे तो स्कूल का सारा डे मेमोरेबल होता है, जहाँ से अब क्या ही बोलें। स्कूल का तो ऐसा कोई दिन ही नहीं है जो मेमोरेबल हो ही नहीं। मेरे लिए तो हर ही दिन स्कूल का मेमोरियल है। सो
पै गईयां तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं। तेनू देख के हो के भरदे ने खड़े चौंका विच सिपाही नहीं। गोडी ते काला दिल कुड़िए, गोडी ते काला दिल कुड़िए, जो दागे कन दे टुकड़े ते तेनू काला चचमा, तेनू काला चचमा, तेनू काला चचमा जचदा ए, जचदा ए गोरे मुखड़े ते, तेनू काला चचमा जचदा ए, जचदा ए गोरे मुखड़े ते। Afternoon to all the persons gathered here, chiefly Mr. Harish Rajoria, the principal of the school, Tarun Rajoria, young chap, Mrs. Sarla Mudgal, and honorable teachers, my dear students, and those who are employed. Farewell function, which is, I think, taking place after a space of almost 3 or 4 years, if I am not wrong. I just watched and keep on watching even now the wonderful performances given by the young boys and girls. They were vibrant in their own way, and impressive performances were advanced by them. Each of them, I congratulate them for their wonderful performances. So far as today's my gain, I emphasize my gain is concerned, is young Tarun Rajoria's speech from the podium. I marked this chap right when he was, I think, a 7th standard student of the English medium in this very school. He is quite changed, quite advanced, and made a much, long headway in his career. He has talked at length regarding number of aspects, how students at their ensuing exams can perform well and better. These are some of the points which I marked from his delivery, which was certainly wonderful. Wonderful in the sense, I never expected this young chap to be giving away his mind so very openly, so very candidly, so very freely, and for that too, for the welfare of the young students. I have heard number of things and number of times here today regarding knowledge, regarding talent, and on this one word I would like to dwell upon. So far as talent is concerned, each one of us is born with a certain amount of talent in this world. No one is devoid of it, but yet it depends upon us how we chisel it out, how we sharpen it, how we make it better and better and better, day by day. How? By dint of our own labor, hard work, perseverance, and open mind in all the quarters of life. This is my weakness, and I admit it. जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, अभी मैंने बताया, हम में से हर व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ है, ईश्वर ने उसको टैलेंट देकर भेजा है। अब ये बात अलग है, किसी में थोड़ी कम है, किसी में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कम वाले को डिस्करेज्ड फील नहीं करना चाहिए। उस कम टैलेंट को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, और सबसे सरल तरीका है श्रम, परिश्रम का, हार्ड वर्क।
कंसिस्टेंट परसिवियरेंस, कैसे हम लगातार अपने आप मेहनत करते हुए अपने आप को और आगे तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। We should be thankful to our parents and our teachers also, wherein we are born and we are brought up, because this atmosphere is certainly a boon in our life. टैलेंट आसानी से तराशी नहीं जा सकती, उसके लिए बहुत हमको प्रयास करना होता है। इसी टैलेंट के संबंध में मुझे एक इंग्लिश पोएट है, जॉन मिल्टन, 16th सेंचुरी का पोएट, उसकी याद आती है। उसने एक छोटी सी पोएम लिखी है, सोनेट उसको कहते हैं। सोनेट इज़ ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स ओनली। जो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं वो शायद बच्चों को अच्छा बता पाएंगे। उस सोनेट में वो अपने मन की व्यथा व्यक्त करता है और ये पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बच्चों ध्यान रखना, ब्लाइंडनेस भी उसको कैसे प्राप्त हो गई, कैसे वो ब्लाइंड हो गया, टोटली ब्लाइंड हो गया, एंड दैट टू एट ए वेरी टेंडर एज व्हेन ही वाज इन हिज 40s, मे बी 45 और 46 ईयर्स ऑफ एज, कंप्लीटली ब्लाइंड। और क्यों हुआ? ही वॉज वेरी स्टूडियस रिगार्डिंग हिज स्टडीज़। जहाँ तक अध्ययन का सवाल है, इतना ज़्यादा उसने अध्ययन किया कि उसकी आंखें खराब हो गई। इतना ज़्यादा पैशन था उसका नॉलेज के लिए। अब उसके मन में दो प्रकार के विचार आते हैं। एक है फ्रस्ट्रेशन, दूसरा है परसिवियरेंस एंड थैंकफुलनेस टू गॉड। फ्रस्ट्रेशन क्यों आया? वो सोचता था कि मैं कुछ ऐसा काम अपने जीवन में करना चाहता हूँ जो भगवान ने मुझसे अपेक्षा की है। और अपेक्षा क्या की थी? कोई ऐसा मैं काव्य या महाकाव्य लिखूं जो यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करता हो, जो सत्य को व्यक्त करता हो। तो ये फ्रस्ट्रेशन उसके मन में आ गया कि अब मैं कैसे लिखूंगा, कैसे और आगे अपना अध्ययन करूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति नाराज़गी व्यक्त करता है। बट व्हेन ही ब्रूड्स ओवर इट डीपली, जब संजीदगी से उसके ऊपर पुनर्विचार करता है, ही थैंक्स गॉड। क्यों? वो सोचता है कि सब कुछ ये फिजिकल आईज ही तो हमको नहीं दिखा देती हैं। गॉड हैज़ गिवन ईच वन ऑफ अस मेंटल आईज ऑल्सो, मन की आंखें, उससे हम देखेंगे। मिल्टन को बाद में लूँगा, सूरदास जी को ले लीजिए अपने हिंदी साहित्य में। उन्होंने सूरसागर, सूरसारावली इत्यादि महाकाव्य लिखे, इतने अच्छे ग्रंथ लिखे कि वो अमर हो गए। उनके पास भी फिजिकल आइज नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, विच इज़ एन एपिक पोएम, पैराडाइज रिगेन्ड, अगेन एन एपिक पोएम, ये लिखे जिनसे वो अमर हो गया। तो यहाँ इस ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है, उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पहले वो भगवान के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो रिकलेक्ट करता है, रिकंसीडर करता है, अपने आप पुनर्विचार करता है, तब सोचता है नहीं, अगर भगवान ने हमें कोई कमी दी है, दैट हैज़ बीन रिकम्प्लिश्ड विद अनदर ट्रेट इन द कैरेक्टर, किसी दूसरे गुण से उसकी भरपाई कर दी है, और वो है मेरे मन की आंखें। तब जाके उसने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड लिखा है। भगवान के प्रति उसकी आस्था व्यक्त होती है। और इस सोनेट की लास्ट लाइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इसको समझने का प्रयास कीजिए। दे ऑल्सो सर्व गॉड,
who only stand and wait, जो केवल प्रतीक्षा भर करते हैं कि कब हमको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारे जीवन में कब वो एप्रोप्रिएट टाइम आ रहा है कि हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। अगर आप एकदम उग्र हो जाते हैं कि नहीं साहब हमको तो हमारा रिजल्ट बड़ी जल्दी मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। दैट इज़ नॉट वेल डन, वेल अचीव्ड। लेकिन अगर पेशेंस के साथ आप काम करेंगे, वो सफलता कहीं ज़्यादा परमानेंट नेचर की होगी, एवरलास्टिंग नेचर की होगी, और उसका सुख अलग होता है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली वेट एंड स्टैंड। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए, आपके जीवन में वो अपॉर्चुन टाइम कब आ रहा है जिसको आप कैच कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए भी एक मेरी सलाह है, वो यही है कि आपका आने वाला समय, अभी एंशुइंग एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स आर जस्ट एट हैंड। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हालांकि मैं समझता हूँ कहना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखो, भले ही इंसान कितना भी एजिड क्यों ना हो जाए, एग्ज़ाम फोबिया उसके जीवन में हमेशा रहता है। हमारे टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू द सेम क्लास, अगर उनकी भी परीक्षा ली जाए, उनको फोबिया होगा, उनको डर लगेगा कि पता नहीं कैसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, क्या हम उत्तर लिखेंगे और हमारा कैसा परफॉर्मेंस होगा और कैसा रिजल्ट आएगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन योर सिंसियर एंड हार्ड वर्क, दैट विल सर्टेनली ब्रिंग फ्रूट। उसका हमेशा परिणाम मिलेगा। निराश होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। If you have rendered your duty fully well, the result, the fruit is certainly very sweet. ये ध्यान रखें, परिणाम हमेशा आपके पक्ष में होगा। कभी मत सोचिए कि क्या होगा, जो होगा वो अच्छा होगा और आपके हित में होगा। So always be positive. हमेशा ये ध्यान रखिए, नेगेटिविटी लीड्स यू टू nowhere. अगर आप दिमाग में सोचेंगे अगर एक नहीं, पता नहीं पेपर बिगड़ गया तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, हमसे तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस, मत सोचिए। हमारा माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है और हम गलती के बाद गलती करते चले जाते हैं। इसलिए बी पॉजिटिव, बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड द रिजल्ट विल बी वेरी फेवरेबल। इसी संदर्भ में एक चीज़ और मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। अभी मैंने मन की बात कही थी, इस संदर्भ में एक बात आती है, हमारा जो परिवेश है, मिलियू अंग्रेजी में एक शब्द होता है, जो हमारा एम्बियंस है, चारों तरफ का वातावरण है, वो हमारे कैरेक्टर को गाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें हमारा परिवार कितना हमको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हम अपने घरों में देखते हैं। लेकिन निराश होने की आवश्यकता वहाँ भी नहीं है। यू एज ए चाइल्ड हैव टू गो ऑन परफॉर्मिंग योर ड्यूटी इन योर ओन वे एंड दैट टू फॉर द बेटर। मन के निर्माण के लिए अन्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भोजन हम करते हैं, हम में से अधिकांश मेरे ख्याल से वी आर ऑल वेज। जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन काम करेगा, वैसा ही सोचेगा, वैसे ही हम कृत्य करेंगे अपने जीवन। इस संदर्भ में एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। महाभारत में प्रसंग आता है, भीष्म पितामह, सुना होगा आप लोग। अपने जीवन में बहुत से त्याग किए, बहुत वीरता उन्होंने अपने जीवन में दिखाई, प्रदर्शित की, लेकिन
अगर कहीं कोई कमी थी, वो एक थी उनके जीवन में, वो था असत्य या गलत का साथ देना। क्यों? उनकी क्या गलती थी भाई? उनकी गलती मैं बताता हूं। यथा अन्नम तथा मन्नम, जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे आपका मन वैसा ही होगा। भोजन का प्रभाव हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे आचार, हमारे व्यवहार पर पड़ता है। जब पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे, शरशैया समझते होंगे, बाणों की शैया, जो अर्जुन, जो कि उनका बहुत ही प्रिय था, उसने उनके कहने पर बनाई थी। युधिष्ठिर उनके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, पितामह हमसे कौन सी गलती हुई है, हमने क्या भूल की है? तो बोले, भूल तुमने नहीं की थी, भूल मैंने की थी। और मैंने क्या भूल की थी? वो थी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था भरी सभा में, उस समय मैंने सत्य का साथ न देकर असत्य का दिया था। वर्च्यू का साथ न देकर वाइस का साथ दिया था। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि वो धृतराष्ट्र के अन्न का परिणाम था जो मैंने प्राप्त किया था, जो मैंने ग्रहण किया। अगर मैंने धृतराष्ट्र के अन्न को ग्रहण न किया होता, शायद वो मैं उस समय स्टेप न लेता। लेकिन हाँ, आज मैं उस पाप को अपने मन से निकाल देना चाहता हूं। और वो कैसे? मेरे प्रिय अर्जुन ने जो मेरे लिए ये शैया बिछाई है, बाणों की शैया बिछाई है, जितना उस अन्न द्वारा उत्पन्न गंदा खून था वो मेरे शरीर से निकल चुका है। अब मैं उससे मुक्त हो गया हूं। इसलिए मेरे मन में वो ग्लानि है कि मैंने गलत अन्न के कारण वो गलत कार्य किया था। तो इसलिए मेरे बच्चों, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो सात्विक विचार हमारे मन में उसके बाद उत्पन्न होते हैं, वो हमारे आहार, व्यवहार और विचार सबको निर्माण करने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। तो इसलिए जीवन में हमेशा प्रयास यही कीजिए कि आप सत्य के मार्ग पर चलें। दूसरा क्या कहता है इसकी चिंता न करते हुए केवल अपने कर्तव्य पथ को चुनें, वही आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। मेरे ख्याल से आप लोग अपना ये जो कल्चरल कार्ड समझते होंगे। एट दिस फेयरवेल फंक्शन आई फेयर यू वेल, so that all of you may fare well at your examination. Farewell. Be positive. God be with you. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful words. Now I would like to call girls of class 12 for playing some games with teachers. So please come. एक बनाना है ना? सर एक ही ऊपर एक। अच्छा अच्छा, ऐसा है। सर इसके ऊपर रखना है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। Please cheering for him. चलो हो गया। हो गया कि नहीं? Correct answer. Please clapping for him. Please come here. टर्न हो जाइए। हाँ सर, ऐसे टर्न हो जाइए, उसको देखना नहीं है, देखना नहीं, सबको दिखा दे पहले क्या है।
लेकिन मैंने चीटिंग कर ली थी। चीटिंग की है और डिक्लेयर किया है, बच्चों के इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। पड़ेगा सर। तो पार्टी है सर, यहाँ पर नहीं मैम, हाँ मैम आ जाओ। मैम टच। नो मैम। जेली ऐसे ही है, जेली जैसे ही है, लेकिन जेली नहीं। टाइम ओवर। ये भी दिए यार। फ्लावर, प्लास्टिक फ्लावर, गीला क्यों है? प्लास्टिक फ्लावर होना चाहिए। अनुराधा